हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स की आधारशिला है और आगे का जो भी हम लोगों ने मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे वो सारा श्रोडिंगर पर ही बेस्ड होगा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और जो लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो उनका ये जो है फिजिक्स में भी काम आने वाला है क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले अरविंद श्रोडिंगर ने 1926 में ये क्वेश्चन ड्राइव की थी। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ये बोलना चाहती है कि अगर आपको न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, यहां पे लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। अगर न्यूक्लियस के चारों ओर किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना हो तो कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये जो आपको नीचे दिख रही है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसमें डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर की 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स बाई जेड यूज हुए हैं, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला जाता है। क्लियर? यहां पर जो पावर 2 आपको दिख रही है ये पावर 2 सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पर जो साई है इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या हम लोग इसको केवल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? यहां पर m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। E क्या है? एनर्जी है। V पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? और x बाई आपके क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेट्स, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अरविंद श्रोडिंगर की ये इमेज और इन्होंने क्या बात बोली और क्या इक्वेशन दी उसके बारे में। अब हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका जो बीएससी पार्ट 1 है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपका रिटन एग्जाम होता है वहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूफमेंट में पूछते हैं। क्लियर? तो उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट आपको डाटा देना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। क्लियर? इस डाटा को केवल आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है, तो लिखा है सम इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर नॉलेज। क्लियर? तो ये डाटा आपको मालूम होना चाहिए। क्या है डाटा? लिखा है कि 1926 में श्रोडिंगर ने एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैकेनिक्स को प्रपोज किया। कहने करते हुआ है कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी या पुराना जो हमारे जितने भी मॉडल थे एटम के, उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है। क्लियर? लेकिन जब हमारी डुअल नेचर हुआ, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला कि इलेक्ट्रॉन की तो पोजीशन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव की तरह ट्रीट करता है, यानी एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी आधार को, यानी इसी बात को आधार मानते श्रोडिंगर ने भी इसी चीज को आगे प्रपोज किया। क्या बोला कि 1926 में श्रोडिंगर ने एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैकेनिक्स को प्रपोज किया, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स कहा जाता है। क्लियर? क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स कहा जाता है। इस मैकेनिक्स के अनुसार क्या ये मैकेनिक्स बोलती है? इस मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में मोशन नहीं करता है, फिक्स ऑर्बिट में मोशन नहीं करता है, बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। देखिए, जो हाइजन ने बात बोली थी तो उसी को आधार मानते श्रोडिंगर ने यही बात बोली है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में मोशन नहीं करता है, बल्कि वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो न्यूक्लियस के चारों ओर उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, वो कहीं पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं होगा, तो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी भी लोकेशन पर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करा इलेक्ट्रॉन किसी भी लोकेशन पर हो सकता है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दिया गया। क्लियर? ये लोग हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दिया गया। कि कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है नहीं,
जहां जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उन रीजन्स को, उन क्षेत्रों को क्या नाम दे देंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक डाटा है जो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम में ये डाटा नहीं लिखना, आपको स्टार्ट करना, हेडिंग डालना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? और यहीं से आप इसको एग्जाम में लिखना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट याद रखना कि 1926 में श्रोडिंगर ने एटम के वेव मैकेनिकल मॉडल को डेवलप किया। अगर कोई पूछे कि वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने प्रपोज किया था, तो ये श्रोडिंगर को ही इसका पूरा श्रेय जाता है। करा और एक इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया और एक इक्वेशन ड्राइव की। इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पर जो डेल स्क्वायर है इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर? ये जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर की इक्वेशन है। यहां पर डेल स्क्वायर है लाप्लासियन ऑपरेटर। अगर हम इस डेल स्क्वायर को हटाएं, तो क्या आ जाएगा आपका? डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। तो आप क्या करें? यहां से डेल स्क्वायर को हटाएं और डेल स्क्वायर को हटाने के बाद आप वैल्यू ये रख दें तो हमारी वही समीकरण मिलेगी जो अभी आपने स्टार्टिंग देखी थी। डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपान एच स्क्वायर। यही है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो एग्जाम में अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछी जाती है तो आप यहीं से स्टार्टअप करेंगे, इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अब जानते हैं कि इसके अंदर जो टर्म है इन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पर साई जो है बेटा ये वेव फंक्शन कहलाता है, ई हमारी बेटा टोटल एनर्जी कहलाती है, बी हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बोला जाता है, एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है और यहाँ पर एक्स बाई जेड जो है बेटा हमारे ये सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको आप लोग क्या कहते हैं? जो आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। क्लियर? निर्देशांक ज्यामिति में एक्स बाई जेड है, ये आपका एक्स, ये बाई और ये जेड, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी इनको कह सकते हैं, एक्स बाई जेड। ओके, आगे देखिए। अब बात आ रही है कि इस इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने का सबसे बेसिक इक्वेशन ये है। क्लियर? ये इक्वेशन आपको एकदम याद होना चाहिए। इससे पहले अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। लिखा है न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पाथ को एक वेव की तरह ट्रीट किया। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, पहले भी मैं बता रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आपका है या जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ट्रीट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह? एक वेव की तरह। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं फिक्स नहीं होगी, वो वेव की तरह कहीं पर भी हो सकता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात की गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात की गई है। तो कह रहा है कि एक वेव की तरह ट्रीट किया गया है। इस वेव को निम्न इक्वेशन द्वारा शो किया जाता है। ये जो समीकरण है ये हमारी वेव की इक्वेशन होती है और इसी को आधार मानकर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन ड्राइव की थी। अब यहाँ पर जो साई है इसको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या वेव फंक्शन कहते हैं। बात को समझिए, यहाँ पर जो साई है ये वेव का एम्पलीट्यूड है या इसी को वेव फंक्शन कहते हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ये जो आपका साई है ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या वेव फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट, जो किस पर डिपेंड करता है? जो आपके स्पेस कोऑर्डिनेट और उसके टाइम पर डिपेंड। स्पेस कोऑर्डिनेट समझ गए आपके एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन एक्स के लॉन्ग अभी है या बाई के लॉन्ग है या जेड के लॉन्ग है, ये हमारी स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। इन्हीं के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्योंकि भाई एटम है, एटम आपका कैसा है? आपका एटम स्फेरिकल है। अगर एटम स्फेरिकल है तो उसके अंदर क्या होंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स बाई जेड। यानी ओवरऑल हम किसकी बात करेंगे? हम 3D स्पेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 3D स्पेस की बात करेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट्स, जो स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड पर डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। कौन? आपका साई। यहां पर ए हमारा कांस्टेंट कहलाता है। एक्स जो है, एक्स यहां पर जो है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अलोंग द एक्स डायरेक्शन। इस वाले समीकरण में जो बेटा x है
इस x के लिए कहा गया है कि x जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, वेव का डिस्प्लेसमेंट है किसके अलोंग, x के अलोंग, जब वेव x के अलोंग क्या करती है बेटा, मूव करती है। कहानी समझ में आ रही ना। आगे यहाँ पर लैम्डा बेटा आपका वेवलेंथ है जिसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और x y z हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, जब हम लोग अभी x y z के टर्म में समीकरण को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। आइए इसका स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आपका मूलभूत समीकरण यही है, साई बराबर a साइन 2 पाई x अपान लैम्डा, ये वेव की इक्वेशन होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट। तो देखिए कैसे होगा डिफरेंशियल, डी साई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ पर a कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर जो साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा है ये बेटा हमारा एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन का क्या हो जाएगा बेटा आपका कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन का जो डिफरेंशियल है वो कास में हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट किसमें हो जाएगा, कास में, कास 2 पाई एक्स। इसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, फिर जो एंगल है इस एंगल में x आ रहा और x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो आप देखिएगा x का 1 हो जाएगा और क्या बचेगा बेटा 2 पाई अपान लैम्डा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका डी साई ओवर डी एक्स बराबर a, और आपका इसको 2 पाई अपान लैम्डा पहले लिख लीजिएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सेकेंड मान सकते हैं, या आप क्या करें इसको दोबारा सेकेंड रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात को समझिए, जो आपकी वेव इक्वेशन ली गई है, क्वेश्चन फर्स्ट आपको, इसको क्या करेंगे, इसी को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसका अवकलन करने के बाद ये रूप आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा आपका d2 साई ओवर dx स्क्वायर बराबर, ये आपका कांस्टेंट है 2 पाई अपान लैम्डा कांस्टेंट, ये ऐसे रहेंगे। जो कास है इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। कहानी समझ में आ रही है। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, x का 1 हो जाएगा, फिर इस एंगल का भाई इस एंगल का भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई अपान लैम्डा। बात को जरा समझिएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कास हो जाएगा, और फिर इसका जो एंगल है 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, इसका करेंगे x का 1 हो जाएगा, 2 पाई अपान लैम्डा बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाली क्वेश्चन चलो सेकंड मान लेते हैं, ओके। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, d2 साई ओवर dx स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। क्लियर। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, और यहाँ पर x का कितना हो जाएगा बेटा 1, और 2 पाई अपान लैम्डा आ जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 साई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू a, जो 2 पाई अपान लैम्डा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। क्लियर। और ब्रैकेट में कितना था, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। क्लियर। यहाँ पर क्या किया, ये जो आपका ए था 2 पाई अपान लैम्डा इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया ये 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये d2 साई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपका कितना बन गया, ये 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक काम और करो, ये माइनस आप पहले लगा दो। अब यहाँ पर आप इसको जरा गौर से देखिए, इसकी शक्ल किसी से मैच करती है। ये किसके बराबर होता है, साई बराबर a साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। क्लियर। ये किसके बराबर है, ये शक्ल आपकी किसके इक्वल दिख रही है, ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट। ये बेटा किसके बराबर है भाई, साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, ये बेटा किसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में ही तो साई के बराबर होता है, तो बेटा इसकी जगह हम क्या रख देंगे, साई रख देंगे। क्लियर। तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। इसमें काम और भी आपको करना है बेटा, यहाँ पर बेटा ये जो a है ना, ये a के बराबर है, तो यहाँ से बेटा a भी हट जाएगा, ध्यान रखना। सॉरी, ये मिस्टेक यहाँ पर हो गई, ये बेटा a ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका
ये वैल्यू होती है साई की, ये ए साइन होती है। तो यहाँ से मैं दोबारा ये वाला मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये और ये, क्लियर। ये दोनों साथ में जाएंगे तो ए साइन 2πx अपान लैम्डा हो जाएगा, और ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, साई के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से काम करिए, या तो लैम्डा स्क्वायर निकालिए या अभी इसको रोक दो, इसको अभी यहाँ पे रोक दो। अब याद करो फ्रॉम डी ब्रोंगली इक्वेशन, डी ब्रोंगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रोंगली इक्वेशन क्या थी, डी ब्रोंगली इक्वेशन को जरा याद करिए। डी ब्रोंगली इक्वेशन थी लैम्डा बराबर एच अपान एम बी, एच अपान एम बी। इसका स्क्वायर कर दो तो लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा। ये जो लैम्डा स्क्वायर है ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए थर्ड में, ओके। क्या किया आपने, डी ब्रोंगली का इक्वेशन लगाया, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इसको इक्वेशन थर्ड में आप पुट करें, और इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो जब आप यहाँ इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका d2 साई ओवर dx स्क्वायर बराबर -4 स्क्वायर, ऊपर साई कर लीजिए, अपान एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर। गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखो ये भाई, आप यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर क्या रखेंगे, एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -4 स्क्वायर अपान एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर बोला गया है, तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर बराबर -4 स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, d2 साई ओवर dx स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 4 स्क्वायर साई, ये ऊपर भेज दो, एम स्क्वायर बी स्क्वायर और अपान नीचे एच स्क्वायर, क्लियर। अब ऐसा करिए, इसको इधर ले आइए बराबर के, तो इसको इधर जब पक्षांतर कर देंगे इसका, ये हो जाएगा आपका +4 स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर और आपका एम स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप फोर्थ मान लो, ये समीकरण आपकी 4 हो गई। यहाँ तक सबके समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना उम्मीद है सबके समझ में आया होगा। अब हम लगाएंगे टोटल एनर्जी का फार्मूला। टोटल एनर्जी ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर है न्यूक्लियर, तो टोटल एनर्जी में क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mb स्क्वायर हो जाएगी बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी को बेटा यहाँ b से लिखेंगे। इस b को इधर ले आएंगे बेटा, तो E माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, हाफ mb स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। टोटल एनर्जी का फार्मूला लगाया, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mb स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी b, इसको ले आए इधर, तो E माइनस बी बराबर कितना आ गया बेटा, हाफ mb स्क्वायर। तो E हमारा निकल के आ गया आपका E माइनस बी इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर, क्लियर। इस 2 को इधर भेज दो, तो 2 इन ब्रैकेट में E माइनस बी बराबर mb स्क्वायर। आप एक काम करें, m से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m E माइनस बी बराबर m स्क्वायर बी स्क्वायर। आपने क्या किया, m से दोनों ओर मल्टीप्लाई, दोनों ओर m से गुणा। अगर आप दोनों ओर m से गुणा कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ भी m लग जाएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा, ओके। ये जो m स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आप उठाइए और इसको उठा के बेटा यहां लगा दीजिए इक्वेशन फोर्थ में। तो हम क्या कहेंगे कि सॉरी स्लाइडें आगे बढ़ गई। देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो m स्क्वायर बी स्क्वायर का मान इक्वेशन फोर्थ में रखने पर, इक्वेशन फोर्थ में रख दीजिए। अगर आपने इक्वेशन फोर्थ में रख दिया, और इक्वेशन फोर्थ हमारी कितनी थी बेटा, इक्वेशन फोर्थ थी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर चमक रहा है, बस इसकी जगह आप क्या रख दो, ये क्या बन जाएगा आपका d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर
प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो तो बेटा कितना आ जाएगा ये 2m e माइनस बी साई इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया d2 साई ओवर dx स्क्वायर, ये 4 और 2 की गुणा 8 हो जाएगी, 8 पाई स्क्वायर m e माइनस बी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो आपका रूप मिला है यही कहलाता है श्रोडिंगर का इक्वेशन। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब बात को जरा समझिए, इसको वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हुआ है। कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम का? एक, केवल x कोऑर्डिनेट का यूज हुआ है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करिए तो घबराने वाली बात नहीं है। तो करना क्या है आपको? थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साइड से यहाँ देख लीजिए। थ्री डायमेंशनल में बस इतना किया जाता है कि यहाँ पर जो d2 साई ओवर dx स्क्वायर है प्लस d2 साई ओवर dy स्क्वायर, d2 साई ओवर dz स्क्वायर, बस इसमें क्या करना, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट y और z और शामिल कर देना, प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस बी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आपने केवल एक कोऑर्डिनेट रखा तो ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोली जाएगी। अगर आपने तीनों कोऑर्डिनेट शामिल कर दिए, d2 साई ओवर dx स्क्वायर, d2 साई ओवर dy स्क्वायर, d2 साई ओवर dz स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m e माइनस बी साई अपॉन एच स्क्वायर, तो ये हमारी कहलाएगी इक्वल टू 0। ये हमारी कहलाएगी थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? उम्मीद है कि पूरा प्रूफमेंट आपके समझ में आया होगा। तो आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको पॉज करके इसको रोक के अपना लिख लेंगे। क्लियर? पीडीएफ तो इसकी मिल ही जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारा श्रोडिंगर का ये इक्वेशन था, ये हमारा श्रोडिंगर का इक्वेशन था कि किस तरीके से श्रोडिंगर को इक्वेशन को प्रूफ किया जाता है। तो ये पूरा हमने आपको प्रूफमेंट समझाया। तो एग्जाम में आएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का प्रूफमेंट करिए, प्रूफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जितना मैंने बताया बस उतना आपको करना, वहां पे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वाले पॉइंट नहीं लिखने हैं। बस इतना जो मैंने लिया है इक्वेशंस ली और इसको ड्राइव कर दिया। क्लियर? अब इसके आगे का जो भी इसमें मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो सारा आपका नॉलेज के लिए होगा। तो अगले जो मैं कुछ की पॉइंट्स ले रहा हूं, 10-11 पॉइंट्स हैं, इनको बहुत धैर्य से सुनिए, बहुत धैर्य से सुनना है। धैर्य से इसलिए सुनना है कि श्रोडिंगर से क्या क्या चीजें कैलकुलेट हुई, क्या हमको डाटा मिला। क्योंकि एक हमेशा चीज याद रखना कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होने वाला, इससे चीजें क्या क्या, इसके रिजल्ट्स क्या निकले। भाई इससे रिजल्ट्स क्या निकले? तो आपने पूरी श्रोडिंगर को पढ़ा, तो श्रोडिंगर का पूरा इक्वेशन आपने पढ़ा, किस तरीके से उसको प्रूफ किया जाता है। अब श्रोडिंगर से क्या चीजें निकली वो हम यहाँ पर आपको देना चाह रहे हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये केवल अपने दिल दिमाग में रखना है कि क्या क्या चीजें इससे निकलती हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स अप्लाई हुई। क्लियर? तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने पर यहां पे हमको दो टर्म मिले। ध्यान रखना, श्रोडिंगर को जब सॉल्व किया गया तो यहां पर हमको दो टर्म मिले, एक आपका एनर्जी का टर्म ई मिला और एक आपको साई मिला। तो पहली चीज, श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर हमको दो टर्म मिलते हैं, एक हमारा ई और एक हमारा साई। ई को बोलते हैं एनर्जी और साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। क्लियर? तो यहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। समझ में आइए, यानी यहां पर ई जो बेटा है ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट। बात को जरा समझने का प्रयास करिए। पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स का अर्थ क्या है? अब वो कहानी खत्म हो गई है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे से घूमेगा, अब वो कहानी गई है। अब यहां पर बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन क्या यहां हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन यहां होगा? क्या इलेक्ट्रॉन यहां होगा? क्या इलेक्ट्रॉन यहां होगा? तो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स का अर्थ है कि ऐसे संभावित ऊर्जा स्तर जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? यहां पर साई क्या है? करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन का अर्थ है कि एनर्जी स्टेट के संगत
हमको वेव फंक्शन साई लेना होगा। ध्यान रखना, इसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट ई है तो इसके संगत वेव फंक्शन साई होगा। अगर यहां पर मान लो एनर्जी स्टेट E1 है तो इसका वेव फंक्शन साई1 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट कहीं यहां पर अगर कहीं पर पॉसिबल एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन का ये है तो यहां पर इसके संगत एनर्जी आपका वेव फंक्शन हो जाएगा साई2। अगर आपका एनर्जी स्टेट ये है तो इसके संगत वेव फंक्शन हो जाएगा साई3। तो उसने सीधे बात बोली है कि हर एक एनर्जी स्टेट के संगत आपके क्या होंगे, वेव फंक्शन होंगे। क्लियर। तो श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर दो चीजें कैलकुलेट होके आई, एक आपके पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स और दूसरा आपका वेव फंक्शन। क्लियर। इस वेव फंक्शन को यहां पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट है कि वेव फंक्शन साई का अगर स्क्वायर कर दोगे, जो आपका वेव फंक्शन साई है, क्लियर, अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये साई स्क्वायर क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर साई स्क्वायर लिखा है कि वेव फंक्शन साई का स्क्वायर अर्थात साई स्क्वायर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा जो साई स्क्वायर है ये किसी पॉइंट पर, पॉइंट कहाँ होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर कोई एक ऐसी लोकेशन होगी, उस लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को किससे शो किया जाता है, साई स्क्वायर। तो ध्यान रखना, साई स्क्वायर न्यूक्लियस के चारों ओर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता, ये ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांटाइज्ड एनर्जी, बार बार ये वर्ड आ रहा क्वांटाइज्ड, अभी हम बताएंगे क्या अर्थ है क्वांटाइज का। तो कह रहा एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, अर्थात इसके केवल कुछ स्पेसिफिक मान ही होते हैं। क्वांटाइज्ड का अर्थ क्या है, क्वांटाइज्ड का अर्थ यह है कि जो भी एनर्जी होगी वो आपकी इंटीजर्स में होगी। इंटीजर्स का अर्थ है 1 2 3 4, इस तरीके से वो कभी भी एनर्जी आपकी दशमलव में नहीं होगी। क्लियर। वो आपका एनर्जी आपका होल नंबर मल्टीपल में होगा। समझ में आ रहा ना। तो कह रहा एटम्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, और ध्यान रखना ये जो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी इसी के संगत हमारे वेव फंक्शन भी होंगे। अगर आपका एनर्जी है E1 तो वेव फंक्शन होगा साई1, अगर एनर्जी है E2 तो वेव फंक्शन होगा साई2। हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उसके संगत वेव फंक्शन को लिया जाएगा। ओके। तो कह रहा है इसके कुछ स्पेसिफिक मान होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेक्चर फोर्थ पॉइंट हमारा है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट है कि एनर्जी के क्वांटाइज्ड मान व इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता। बात को जरा समझिए, जो एनर्जी के क्वांटाइज्ड मान होंगे, जो एनर्जी के मान निकल के आएंगे, इनके संगत इनके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नहीं कहने करते हुए जो मैंने भी ऊपर बोला कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेंगे, एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे और आपको वेव फंक्शन मिलेंगे। ये दो टर्म आपको मिलने वाले हैं जब श्रोडिंगर को सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इस मॉडल में जो आपका श्रोडिंगर का पूरा थीम है, पूरी इक्वेशन है, इस मॉडल में एटम्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। करा इस मॉडल में एटम्स के डिफरेंट पॉइंट पर, इस मॉडल में एटम्स के डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की केवल एक संभावना बताई गई है, इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर कोई लोकेशन नहीं बताई गई, केवल बताया गया कि हाँ भैया हो सकता है वहां इलेक्ट्रॉन हो। एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक संभावना बोली गई। प्रोबेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है संभावना। तो कह रहा है कि इस मॉडल में एटम्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी के बारे में कहा गया है। 6 पॉइंट है, करा किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन साई को एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ध्यान रखना कि जो हम श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर जो दो टर्म ई और साई मिलता है, इसी साई को हम लोग, क्योंकि यही साई क्या बोला जाता है, यही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की गई है उसको यहाँ पर साई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी साई को एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए
बहुत से वेव फंक्शन हो सकते हैं, अतः एटम में कई एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए, अभी हमने क्या बोला कि बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होंगे। अगर एनर्जी स्टेट्स E1 है तो इसके संगत वेव फंक्शन psi1 होगा। अगर एनर्जी स्टेट्स E2 है तो इसके संगत वेव फंक्शन psi2 होगा। अगर एनर्जी स्टेट E3 है तो इसके संगत वेव फंक्शन psi3 होगा। और अभी बोला गया है कि जो आपका वेव फंक्शन है इन्हीं को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ है कि जितने हमारे एनर्जी स्टेट्स होंगे उतने हमारे वेव फंक्शन होंगे, और उन्हीं वेव फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कुल मिला के जितने हमारे वेव फंक्शंस न्यूक्लियस के चारों ओर कैलकुलेट किए जाएंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जितने वेव फंक्शन होंगे, अगर 20 वेव फंक्शन है तो 20 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी। तो सीधे उसने कहा कि जितने वेव फंक्शंस होंगे उतने ही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि वेव फंक्शन ही हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल कही जाती है। 7th पॉइंट में क्या बोला, ये सारे पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर, एग्जाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डाटा आपको दे रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, इससे आपका नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। 7th पॉइंट में है कि एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई में प्रेजेंट होती। मैंने पहले भी बताया कि साई क्या है। साई एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा टर्म है जिसके पास एटम व इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर टोटल इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो कौन आपका देगा, वेव फंक्शन, जिसको ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर, अगला पॉइंट है कि किसी एटम में किसी पॉइंट पर, भाई कोई एटम है और उस एटम के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी, संभावना है, उस पॉइंट पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये न्यूक्लियस है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, जो साई है ऑर्बिटल, वेव ऑर्बिटल है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जो स्क्वायर होगा साई स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो यहां पर कह रहा है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। उस पॉइंट पर जो साई स्क्वायर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ध्यान रखना, जब साई स्क्वायर की बात आए तो साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम के डिफरेंट पॉइंट्स पर साई स्क्वायर के मान से न्यूक्लियस के चारों ओर उस रीजन का पता लगाया जा सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इन रीजन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। देखिए बार बार घूम के वही पॉइंट आ रहे हैं। क्लियर, अलग अलग शब्दों में लिखा जाता है लेकिन मीनिंग वही निकल रहा है कि एटम के डिफरेंट पॉइंट्स पर, हमारा ये जो न्यूक्लियस है इसके अलग अलग लोकेशन पर, अगर हम जो हमारा वेव फंक्शन साई है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो साई स्क्वायर टर्म है, साई स्क्वायर न्यूक्लियस के चारों ओर उस रीजन का पता कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर उस रीजन का पता लगाया जा सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती। यानी ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती। अगला पॉइंट है, जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी उसका संक्षिप्त रूप, छोटा रूप ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है श्रोडिंगर को। क्लियर, एच कैप साई बराबर ई साई। यहाँ पर एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, जो एक फुल्ली मैथमेटिकल फंक्शन होता है। इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। और यहाँ पर ई हमारा क्या कहलाएगा बेटा, टोटल एनर्जी। अगला पॉइंट ये है, जितने भी पॉइंट्स पढ़े उनका यहाँ पर कंक्लूजन मैंने निकाल दिया। क्या कंक्लूजन यहाँ पर है, कंक्लूजन ये है कि जब श्रोडिंगर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वेव इक्वेशन का अर्थ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्लियर, हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, कुछ फिक्स एनर्जी के, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी के हमें लेवल मिलेंगे। ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होंगे, इन लेवल में कौन रहते हैं, इन एनर्जी स्टेट्स में कौन रहते हैं, तो इन एनर्जी स्टेट्स में भैया रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और जहां इलेक्ट्रॉन रुक सकता है, ठहर सकता है,
उन्हीं जगहों को, उन्हीं रीजन को कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। दोबारा फिर समझो, श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स मिलते हैं। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स क्या होते हैं? ये वो स्टेट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन आपके ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। इन्हीं एनर्जी स्टेट्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बेटा? एक फुल्ली मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको किससे लिखा जाता है बेटा? साई से लिखा जाता है। ये टोटल अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका कंक्लूजन है कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेंगे? क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे। इन स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है। इन्हीं जगहों को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिखा स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर का वह 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। कितनी? 95%। इन्हीं स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है कि देयर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, क्वांटाइज का अर्थ है एक फिक्स एनर्जी लेवल जो है, जिनकी एनर्जी फिक्स है। ये जो क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, अगर आपका एनर्जी लेवल E है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बेटा क्या होगा? साई होगा। अगर आपका E1 है तो क्या होगा? साई 1 होगा। अगर E2 है तो बेटा कितना होगा? साई 2 होगा। अगर E3 है तो बेटा क्या होगा? साई 3 होगा। तो कह रहा है कि देयर क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो होते हैं आर कैरेक्टराइज्ड। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? E और साई ये क्या करते हैं? एक नए प्रकार के, यानी 3 क्वांटम नंबर्स, कह रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। यानी ओवरऑल श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर हमको 3 क्वांटम नंबर्स मिलती हैं, या कह सकते हैं कि आपका क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स और आपका जो वेव फंक्शन है ये क्या करते हैं? 3 क्वांटम नंबर को कैरेक्टराइज करते हैं। वो 3 क्वांटम नंबर आपके सामने दिख रही हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको N से लिखा जाता है। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको L से लिखा जाता है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको M से लिखा जाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो साई हमारा वेव फंक्शन है। अगर इसके जड़ में लिखा हो NLM सफिक्स में तो समझ जाइए कि ये हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है आपका 510 तो समझ जाइए N है, ये L है और ये M है। जैसे यहाँ पर नीचे समझा दिया गया 410 है तो यहाँ पर ये N का वैल्यू है, ये L है और ये आपका M है। कहानी समझ में आई? तो ओवरऑल एक चीज हमारे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है कि जब हम श्रोडिंगर को सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे और हमको इन्हीं के संगत वेव फंक्शन मिलेंगे। एनर्जी स्टेट्स क्या हैं? ये वो एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं और इन्हीं को बोला गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? जब श्रोडिंगर को सॉल्व किया गया तो यहाँ से हमको 3 क्वांटम नंबर्स N, L, M मिलती हैं। तो एक चीज हमारे समझ में आ रही है कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकल के आया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का एक ऐसा 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिन जगहों पर ज्यादा होगी उनको एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। और दूसरा जो निकल के आता है वो आपका निकल के आता है क्वांटम नंबर्स। तो केवल अभी तक अगर कोई आपसे पूछे कि श्रोडिंगर से क्या क्या चीजें निकल के आई तो आप केवल उनसे यही बोलना कि एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकल के आया था और दूसरा आपका क्वांटम नंबर्स भी इनसे निकल गए। उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है कि जितने मैंने नोट्स पॉइंट्स पढ़ाए कॉपी पे लिख लेना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये नोट पॉइंट एग्जाम में नहीं लिखना, आपको केवल एग्जाम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव करनी है। बताया इसलिए क्योंकि श्रोडिंगर से क्या क्या चीजें निकल के आई उसको सॉल्व करने पर। उम्मीद है ये लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर?